लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। राजस्थान में भी जो है वोटिंग जो है 12 सीटों पर लगातार चल रही है। आपको सुनाते हैं कि सचिन पायलट कुछ बोल रहे हैं अभी, पहले उनके पास लिए चलते हैं आप। हम लोगों का जो एक प्लैंक है इंडिया अलायंस का, उसको लोग बेहतर समझ रहे हैं भाजपा से और एनडीए से। लेकिन पायलट साहब, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, राजस्थान में 25 में से 25 लाने का। एनडीए इंडिया गठबंधन है, वो कोई सीटों की बात ये दावेदारी करना ना 200, 300, 400, 500, इसका क्या मतलब है? जनता डिसाइड करेगी ना किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि राजस्थान के उदाहरण में कि हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर, और 272 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए, और वो आसानी से इंडिया गठबंधन को वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो समीकरण बने हैं, जो अलायंसेस बने हैं, जो नैरेटिव स्थापित हुआ है, वो ये जो 2004 में हुआ था इंडिया शाइनिंग के बाद सरकार बनी थी यूपीए की, ठीक उसी प्रकार 2024 में भी होगा। पायलट साहब, आपने दावा किया कि सरकार आप बना रहे हैं, राजस्थान में भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी दावा था 150 सीटें लाने का। जो राजस्थान की सरकार है, ये कोई इम्प्रेशन जनता में नहीं छोड़ पाई है। इस अच्छा मौका था 4 महीने में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे खास कर नहीं पाए, पहली बात। दूसरा, राजस्थान चुनाव विधानसभा के हुए, उसमें हमारी हार जीत का अंतर था, वो 1.5% वोट का फर्क था। हम सरकार नहीं बना पाए, उसका हमें खेद है, और 30 साल से ही हो रहा है। हम हर बार सरकार बनाते हैं फिर हार जाते हैं, लेकिन हमारा जीत का और हार का अंतर बहुत कम था। और ये देश का नेशनल इलेक्शन है, ये एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, तो इश्यूज अलग हैं, और लोग अब तो राजस्थान में वोटिंग जारी है, अलग अलग जगहों से वोटिंग की रिपोर्ट्स भी आ रही है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हर्षा कुमारी सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गई हैं। पहले उनके पास चलते हैं। सुशांत भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हर्षा, आप बताइए, आपको क्या क्या खबरें मिल रही हैं इन 12 सीटों पर जहां अभी मतदान चल रहा है? देखिए, जहाँ पर पूरे जो राजस्थान में जो 12 सीटें हैं अपने आप में अहम है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें फाइट है, जैसे कि चूरू है, नागौर है, दौसा है। ये जो सीटें हैं यहाँ पर जरूर एक तरह से टक्कर है। और हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र यादव लोकतंत्र के एक तरह से जो डेमोक्रेसी, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन मैन रहे हैं, या राज्यसभा के जरिए वो जाते हैं, मोदी कैबिनेट में केंद्र नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं, तो उनका चुनाव है। अर्जुन राम मेघवाल का चुनाव है। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया का चुनाव है वर्सेस राहुल कुशवाहा। तो ज्योति मिर्धा का चुनाव है। काफ़ी उनका एक टैगलाइन रहा है, नाथूराम की पोती ज्योति। लेकिन नाथूराम जी पहले कांग्रेस में थे, अब ज्योति बीजेपी में आ गई हैं। बीजेपी से एमएलए का चुनाव लड़के हार चुकी हैं। अब वो हनुमान बेनीवाल के साथ है, जो जाट स्ट्रांगमैन है। तो मनोरंजन, जहां कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर इस बार दिख रहा है कि काफ़ी उसका एक अंडरकरंट है, डोमिनेट कर रहा है। ऑफ कोर्स जो बीजेपी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम सीधा पीएम को वोट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर, जो लोकल इश्यूज हैं, वो भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है चुनाव। और यहाँ हम लोग हैं, आपने सुना सचिन पायलट को, सब लोग वेट कर रहे हैं कि सचिन यहाँ पर आएंगे और अपना वोट डालेंगे। ऑफ कोर्स उनकी जो सीट है टोंक सवाई माधोपुर, वो सेकंड फेज में है। और अशोक गहलोत के बेटे की जो सीट है जालौर, वो भी सेकंड फेज में है। और वसुंधरा राजे की बेटी की सीट भी झालावाड़ सेकंड फेज में है। कांग्रेस तो इस तरह से जो कांग्रेस इस फर्स्ट फेज में कुछ सीटों को काफ़ी टक्कर का मान रही है। यदि आप दौसा की बात करें, यदि आप चूरू की बात करें, तो कुछ सीटें हैं जहां कांग्रेस कह रही है कि हम इस बार 25 में 25 नहीं होने देंगे बीजेपी का। इस बात में कितना दम लगता है आपको? आप भी टहल के घूम के पूरा घूम रही हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं बाड़मेर जोधपुर से आई हूँ, तो जरूर कांग्रेस की सीटें जो है, कांग्रेस एकदम अच्छा फाइट कर रही है, मैं ये कह सकती हूँ। मैं एक सीनियर बीजेपी लीडर से ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम 25 की 25 तो निकाल लेंगे, लेकिन जो विक्ट्री का मार्जिन होता था 2 लाख 3 लाख, वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो विक्ट्री मार्जिन नैरो डाउन होगा। इसलिए आप जो फाइट देख रहे हैं वो फाइट इसको लेकर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छे टक्कर देगी। जैसे आपने बोला था भरतपुर में, वहाँ आप जाके आए हैं, संजना जाटव बहुत अच्छी फाइट कर रही है। तो जहां अब देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से रेकनिंग में आ गई है, जो कहते हैं। जी बाबा जी, दौसा में भी गई थी। जी, दौसा में अच्छी फाइट लग रही है। और मुझे लगता है दौसा में सचिन पायलट की भी इज्जत बिल्कुल गांव पे लगी हुई है। उसमें
बिल्कुल, देखिए उसमें लोकल फैक्टर्स, इसलिए हम जो कह रहे हैं ना मनोरंजन, उसमें लोकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सचिन पायलट वहां जाके कैंपेन कर रहे हैं, मुरारी एक तरह से उनका कैंडिडेट है, और जो मुरारी लाल मीणा खुद है वो वहां से एमएलए है, जीत चुका है, अच्छे मार्जिन से जीता है वो, और जो उसके सामने जो दावेदार है वो वहाँ उस एरिया का नहीं है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि किरोड़ी लाल मीणा चाह रहे थे कि उनकी भाई को टिकट मिल जाए, जसकौर मीणा चाह रही थी कि अपनी बेटी को टिकट मिल जाए, तो दोनों बीजेपी के दिग्गज नेताओं को एक तरफ करके उन्होंने कन्हैया को दिया है टिकट। तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ेगा। और पहले तो किरोड़ी साइलेंट थे, उसके बाद में उन्होंने जाके लोगों को बोला कि वोट दीजिए नहीं तो हमारा मंत्री पद तो है चला जाएगा। तो ये सारी जो बातें हो रही है ना, ये लोकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा चर्चा में है इस बार मनोरंजन। वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि लोकल फैक्टर्स, लोकल मुद्दे, लोकल चर्चा जो होती है, कौन कहाँ से आया है, किसकी रिश्तेदारी कहाँ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि देवेंद्र झाझरिया और राहुल कसवा की जो रिश्तेदारी है वो पहले बीजेपी में था, काफी बीजेपी के लोग उसके फादर, उसके साथ, उसके मदर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल रिलेशंस हैं, इस चुनाव को काफी इन्होंने दिलचस्प बना दिया है। जी आपने सही कहा। चूरू में गया था तो मैंने देखा कि राहुल कसवा जो है प्राइम मिनिस्टर को अटैक नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को झाझरिया को अटैक नहीं कर रहे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो बोला दोनों जाट हैं, कैसे अटैक करेंगे, अब इनको तो बीजेपी वाला भी सलाम करता है, अभी कल तक तो बीजेपी में थे। तो बड़ा मज़ेदार लगा मुझे वो जो पूरा समीकरण है चूरू वगैरह का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है हर्षा। बिल्कुल, चूरू का समीकरण बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने सुना कि पीएम ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी वहां पे। उन्होंने बोला था नरेंद्र देवेंद्र के लिए वोट मांगने आया है। बहुत पर्सनलाइज तरीका था, जो अक्सर हम नहीं देखते हैं कि इस तरह से किसी का नाम लेके और दोनों शब्द को राइम करके नरेंद्र एंड देवेंद्र, इस तरह से उन्होंने, क्योंकि पीएम खैर उनका नैरेटिव जो वो क्रिएट करते हैं, एक बहुत उसके एक प्रभाव रहता है जनता पर। तो वो जो नैरेटिव उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, खास वहाँ पर जाके सभा करी, और साथ ही जो देखिए उन्होंने देवेंद्र झाझरिया का भी एक तरह से चूज़ किया उसको, क्योंकि वो एक किसान परिवार से आता है। जो जाट जो डोमिनेंट कास्ट है उसको वहाँ पर फेवर भी करती है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर जाट्स वहाँ पर एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही यूथ है, पैरा ओलंपियन है, एथलीट है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसको लेकर उन्होंने उसे दिया है टिकट। जी सही कहा। और वहाँ पर अग्निवीर भी मुद्दा है। जब मैं लोगों से मिल रहा था, और आपको बताऊं कि आप कभी जाएं उधर तो रतनगढ़ में एक पिज़्ज़ा की दुकान है, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। जी जी हर्ष साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तमाम बातचीत के लिए आप बने रहिए। मैं अभी हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, श्याम सुंदर जी जुड़ गए हैं और हेमंत गोयल साहब भी जुड़ गए हैं। हेमंत गोयल साहब, आपकी क्या टिप्पणी है इन 12 सीटों पे जो आज मतदान हो रहा है? देखिए बाबा, ये चुनाव हम देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चाहे हम बीजेपी के कद्दावंदित राजन राठौड़ की बात करें, या सचिन पायलट की बात करें, या गोविंद डोटासरा की बात करें, इन सबकी प्रतिष्ठा इन चुनावों में दांव पर लगी हुई है। और अभी जैसे कि हर्षा जी बता रही थी कि कुछ सीटों पर निश्चित रूप से कांग्रेस फाइट देने की स्थिति में है। खासतौर से दौसा सीट है और चूरू सीट है। ये सीट ऐसी हैं जो निश्चित रूप से बीजेपी को फाइट दे रही है। दौसा की हम बात करें तो निश्चित रूप से दौसा में सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुरारी लाल मीणा उनके मानेसर कांड के साथी रहे हैं, बहुत चहेते हैं सचिन पायलट कैंप से है मुरारी लाल मीणा, और पिछले चुनावों में उनकी पत्नी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और पराजित हो गई थी। अब किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर गुर्जर वोट कितने मुरारी लाल मीणा को मिल पाते हैं, या मुस्लिम वोट कितने मुरारी लाल मीणा को मिल पाते हैं, ये इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अब जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा कितने दिल से मुरारी लाल मीणा के साथ काम करते हैं, इस पर भी यह बीजेपी की जीत डिपेंड करती है। हालांकि दौसा सीट पिछले चुनावों में भी 1 लाख से कम अंतर से यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, तो निश्चित रूप से दौसा में फाइट बीजेपी को कांग्रेस से मिल रही है। जी 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 श्याम सुंदर जी, दौसा पर आपने सुना हेमंत गोयल जी का विश्लेषण, आपका टेक क्या है? मैं होके आया हूं वहां पे। देखिएगा भारती जी, हेमंत जी भूल गए, मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के हैं, बीजेपी के नहीं। बीजेपी के तो कन्हैया लाल मीणा है। कन्हैया लाल मीणा निश्चित रूप से बस्सी के रहने वाले हैं। वो बाहरी उम्मीदवार के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए हैं कि बाहरी है भाई, तो जीत नहीं पाया। और किरोड़ी लाल मीणा ने जिस प्रकार से कहा कि बस्सी से एक अधिकारी को पहले विधानसभा के चुनाव में आपने हरवा दिया, तो अब मेरी स्थिति क्या होगी? भीड़ इकट्ठी कर पाने में सक्षमता
करोड़ीलाल मीणा के सामने क्यों आ रही थी? देखिए कि पर्दे के पीछे से निश्चित तौर पर आपके देखिए मुरारी लाल मीणा, वो हाई कोर्ट जो होती है आप दौसा में जो लगती है मीणाओं की, उसमें अंदर सहयोगी है, वो पैसा भी देते हैं और वो साथ साथ काम भी करते हैं और कहते हैं ये तो मेरे बड़े भाई के रूप में है। अब बड़ा भाई है या नहीं है वो देखिए, कहने को तो प्रधानमंत्री जी ने अपने रोड शो में करोड़ीलाल मीणा को साथ रखा और कहा कि देखिएगा कि इनकी और मेरी और प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, लेकिन जसकौर मीणा को इस बार साथ नहीं रखा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल था, और देखिए मैं तो कह रहा था कि प्रसादी लाल मीणा ने तो एक नई चीज खोल करके सामने रखी कि भाई देखिएगा हम तो चाह रहे थे करोड़ीलाल मीणा का भाई को अगर कांग्रेस अपना ले तो हम उसको टिकट देने के लिए तैयार थे, लेकिन करोड़ीलाल मीणा का भाई नहीं गया कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का टिकट लेने में भी सफल नहीं हुआ। अब वो देखिए हाँ निश्चित तौर पर कन्हैयालाल मीणा को लाए और कन्हैयालाल मीणा सीधे साधे मंत्री भी रहे, और देखिए गधों के मेले का उद्घाटन करने का श्रेय उन्हीं को जाता है और कोई जाता नहीं था। पहले जब वहां किलकानी माता है वहां पर दुर्गा मेला लगता है तो यही जाते थे वो, तो कोई कहता था कोई जाएगा तो हार जाएगा चुनाव। तो निश्चित रूप से कन्हैयालाल मीणा सौम्य और सभ्य तो हैं, लेकिन देखिए लोकसभा के चुनाव में ये सब चलता नहीं है। और आपने सही कहा कि सचिन पायलट के पिता भी यहाँ से चुनाव लड़े, जब भरतपुर से आए थे तो दौसा में आए थे, दौसा में भी चुनाव जीते और फिर उनकी माता भी रही है और सचिन पायलट भी रहे, और सचिन पायलट एक नहीं 2 बार जाके आए, अशोक गहलोत भी गए। और ये इस सीट को माना जाता है कि देखिए दौसा जो विधानसभा क्षेत्र है सामान्य है, लेकिन एसटी के जीतते हैं वहां पर, सामान्य व्यक्ति का नहीं जीतता। कांग्रेस के वो जीतते हैं और पहले भी जीते हैं, अब भी जीते हैं, तो इसका मतलब दबदबा तो उनका है। और खुद खड़े हो जाने के बाद निश्चित रूप से उन्होंने चुनावी पकड़ तेज की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को वहां रोड शो नहीं तो मेरा एक सवाल है, आप दोनों से एक सवाल है, हेमंत जी आपसे और उसके बाद आप से श्याम सुंदर जी, क्या प्रधानमंत्री के रोड शो का कोई असर होगा? नहीं बाबा, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े जा सकते हैं और जीते जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये तो लोकसभा का चुनाव है। ये सही है कि स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं, लेकिन तमाम जो बातें हैं, चाहे राम मंदिर की बात है या धारा 370 की बात है, तमाम मुद्दे भी वहां पर प्रभावशाली भूमिका में है। और चूंकि किरोड़ीलाल मीणा के लिए चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है, वो बहुत सीनियर और कद्दावर नेता है, और दूसरी तरफ सचिन पायलट के लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अगर कांग्रेस ये सीट निकाल के ले जाती है तो सचिन पायलट की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ऊपर हो जाएगी, उनकी भूमिका बहुत कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही है हेमंत जी आपने कि ये चुनाव जो है दौसा का वो पायलट के कद को बड़ा करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम सीधे सीकर चलते हैं। हमारे सहयोगी वीरेंद्र जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बताइए सीकर में क्या चल रहा है, किस ढंग का मतदान चल रहा है और यहाँ की लड़ाई कैसी है, ये बताइए। देखिए बाबा, आपको बताना चाहूँगा कि सीकर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो सीकर लोकसभा सीट के अंदर आप देखेंगे कि एक तरफ बाबा हैं जो कि पिछले 2 बार से सांसद चुने गए हैं, तो दूसरी तरफ से जो सीपीआईएम के नेता हैं वो यहाँ पे मैदान में, यानी कुल मिला के जाट वर्सेस जाट ये जो चुनाव है ये देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं यहाँ के वोटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 22 लाख के करीब हैं जो वोटर्स हैं, वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और राजस्थान की जो सीकर लोकसभा सीट है वहां के अगर मुद्दों की बात की जाए बाबा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पानी, पीने के पानी के हो या फिर सिंचाई के पानी के हो, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसके साथ ही मैं इस वक्त जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो यहाँ अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि परिवार के साथ पहुंचे, अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पहुंचे, उन दोनों से बात करने की कोशिश करूँ। सर, आपने अपने मत का प्रयोग किया है, इस बार के चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं? इस बार समीकरण बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो प्रतिपक्ष के तमाम दल हैं वो करीब करीब इंडिया गठबंधन बना करके एक साथ आए और मुद्दों की बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले जो मोदी जी ने देश के लोगों से वादे किए थे, जिन मुद्दों पे बात की थी, महंगाई कम करने का मुद्दा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, युवाओं को 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात थी, विदेश नीति ठीक कर रहे थे, काला धन ला रहे थे, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे, आर्थिक नीति ठीक करने की बात कर रहे थे।
आज चाइना हमारे बॉर्डर पे बैठा है, बेरोजगारी हमारी मेरा वीरेंद्र, मेरा शेखावत साहब, मेरा डोटासरा आंकड़े साहब को से छू रही एक सवाल है। काला धन और भ्रष्टाचार की तो बात ही बेमानी हो गई इनके मुंह से, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बताइए कर रहे हैं। बाबा, बताइए। मेरा डोटासरा साहब से एक सवाल है कि ये इस फेज में कांग्रेस को कितनी सीटें मान रहे हैं कि कांग्रेस फाइट में है, नंबर बताएं। बिल्कुल सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर मैं पहले फेज की बात करूं, 12 में से कांग्रेस कितनों पे विजय हासिल कर रही है? 2-3 पे टक्कर है, बाकी सब इंडिया कौन-कौन सी- गठबंधन जीत कौन-कौन रहा सी है। सीट? अब ये तो आ रहा है फीडबैक, लेकिन टक्कर 2-3 पे ही है, बाकी सब जगह इंडिया गठबंधन आगे है। लेकिन अगर मैं इस पूरे फेज की बात करूं तो इसमें 2 केंद्रीय नेताओं की साथ दाव में लगी। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनकी जो दाव पे पूरा राजनीतिक करियर लगा हुआ है। क्या, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी वालों को तो कैरियर मन खराब ही उगोला गया, जनता बक्सरी को नहीं अब गणा है। पहली तो पुलवामा, बालाकोट और सेना के शौर्य के पीछे छुपे, और दूसरी बार वोटा की फसल काट लेगा, लेकिन अब गणा भाई जी आंकी तान लागे कौन। हाँ, अब वीरेंद्र, मेरा एक और सवाल है। पक्की इंडिया गठबंधन जीतता को। वीरेंद्र, मेरा एक और सवाल है, उसके बाद जी, बताइए। उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। ये डोटासरा साहब वो गमछा घुमा करके ये वो जो प्रचार करते थे, उस वो आइडिया कहाँ से आया और वो क्या था? बिल्कुल, देखिए डोटासरा जी, आपके अगर प्रचार की बात करूं, जब चुनाव का प्रचार करे तो कई ऐसी चीज़ें वायरल भी हो रही थी सोशल मीडिया पे। वो आइडिया कैसे आया आपके जहन में कि इस तरीके से? देखो, लोकतंत्र का पर्व है, इसको पर्व के रूप में खुशी के साथ में लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जनता जनार्दन है। जब हमारे आराध्य देव बाबा रामदेव हों, तेजाजी हों, तो इनकी जब बात आती है, इनके भजन की बात जब आती है, तो लोग बाग उत्साह से झूम उठते हैं। तो ये तो पर्व के ऊपर, चाहे किसी के शादी ब्याह हो, किसी देवता के हम जा रहे हों, उनके भजन हो रहे हों, तो वो सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। और हमारी संस्कार में हमारी जो परिपाटी है यहाँ पर, जो परंपरा है, वो उसी का हिस्सा है। वो तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। चूरू सीट पे क्या कहेंगे? मोरे बोल को बीजेपी को कैसे बोला मोदी? यहाँ को कुछ जो बोले हो मन नींद को नहीं आवा, कांग्रेस जीत रही है। देखिए, ये बाबा आपको बताना चाहूँगा, गोविंद सिंह डोटासरा अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ वोटिंग के लिए पहुँचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया, और वो यहाँ से मतदान के बाद निकल रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, अपने जो समर्थक हैं उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही ये इनका पैतृक गांव है, जहाँ से एनडीटीवी अपने दर्शकों तक जो ये रिपोर्ट है पहुँचा रहा है। और इसके साथ ही इस गांव की अगर मैं बात करूँ तो ये कृपाराम की ढाणी बताई जा रही है, जो कि सीकर जिले से है। और इसमें आप देखेंगे तमाम जो यहाँ पे जो कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और अपने समर्थक जो प्रत्याशी हैं, जो सीपीआईएम के नेता हैं, उनके समर्थन में वोट करने की जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 4 जून को उसकी जो धुंधली तस्वीर है वो क्लियर हो पाएगी। जी चलिए वीरेंद्र, आप अलग से डोटासरा साहब का अलग से एक इंटरव्यू कर लीजिए, उनकी पत्नी के साथ। मैंने सवाल पूछ के शायद आपके इंटरव्यू को मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब आ जाते हैं अपने मेहमान पर। श्याम सुंदर जी, हेमंत जी, आप दोनों ने सुना जब मैंने उनसे पूछा, और एक विजुअल जो है ये पहले दिखा देता हूँ। सचिन पायलट, जहाँ पे हर्षा बता रही थी, सचिन पायलट अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो हेमंत गोयल जी, आपने सुना डोटासरा साहब को। मैंने उनसे जानना चाहा कि ये गमछा वाला स्टाइल उन्होंने कहाँ से ढूंढा। देखिए बाबा, सीकर इनका गृह जिला है, और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 5 सीट मिली थी, बीजेपी को 3 सीट मिली। फिर भी डोटासरा साहब ने सीकर की सीट अमराराम को दे दी, और कह के गठबंधन कह के, जबकि सीपीएम का प्रत्याशी इनके जो आला कमान है राहुल गांधी, उनके खिलाफ तो वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। अब कैसे इन्होंने अमराराम को सीट दे दी, जबकि अमराराम को पिछले चुनावों में महज 32,000 वोट मिले। और अमराराम के अगर जीत का रिकॉर्ड हम बात करें, जीत की 1996 से लेकर 2019 तक लगातार 6 बार अमराराम चुनाव हारे लोकसभा का, फिर भी इन्होंने यहाँ पर अमराराम को प्रत्याशी बनाया। तो ये तो कांग्रेस की निश्चित रूप से बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है
और इसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा की आलोचना भी हुई है। कांग्रेस के एक बड़े वर्ग ने, एक ग्रुप ने तो इसका विरोध भी किया कि यहाँ पर सीकर में हमको सीपीएम को सीट गठबंधन में नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने ये सीट दी। अब डोटासरा जी कहते हैं कि साहब केवल 2-3 सीटों पर टक्कर है, बाकी तो सीटें सारी हमारे गठबंधन को मिल रही है। तो ये तो ख्याली पुलाव है। अब वो कुछ भी कहे, वो चूंकि विपक्ष में बैठते हैं तो उनको ये कहना शोभा ही देगा, उनको तो ये कहना ही चाहिए। बल्कि तो वो कहे 12 की 12 सीट हमको मिल रही है प्रथम चरण की, तो भी कोई दिक्कत बिलीव नहीं है। करेगा, वो कोई बिलीव नहीं करेगा। श्याम सुंदर जी, डोटासरा साहब के कैंपेन पर सचिन कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। हालांकि उनका इंटरव्यू आ चुका है एक बार। जी हाँ, इधर हर्षा जी में इधर पहले चरण का मतदान आज पूरे देश में बुला रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर जी, मैं डोटासरा का इंटरव्यू आपने भी सुना, मैंने सवाल पूछा, वो जानना भी चाहा कि वो गमछा घुमा के वो करते क्या, वो आइडिया कहाँ से आया, क्या इससे वोट मिलेगा, और सीकर में जो कॉन्टेस्ट है, जिस ढंग से जो लेफ्ट को ये सीट दी गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भारती जी, पहला है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मत नहीं डाल रहा, वो सीपीएम को मत डाल रहा है, जहां पे कि वर्चस्व है कांग्रेस का। अब देखिए, वो अपने वर्चस्व को जमाने के लिए निश्चित तौर पे सीपीएम को के उम्मीदवार को खड़ा होने करा पाने में सक्षम हो गए, क्योंकि उनको पता था कि उनको सीकर में अब तक प्रदेश अध्यक्ष मानते ही नहीं है। ना राजेंद्र पारिक है जो सीकर से आते हैं, चुनाव लड़के जीत के आए हैं, या महादेव सिंह खंडेला की बात कर लें, या नारायण सिंह नारायण सिंह के पुत्र जो हैं वो दाता रामगढ़ से आते हैं, या दीपेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, या परशुराम मोर्दे आते हैं। जितने बड़े नेता हैं इनको प्रदेश अध्यक्ष मानते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, देखो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं सीपीएम के साथ समझौता करके उनको टिकट दे सकता हूं, तो टिकट दे दिया। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए मेरे को लगता है कि सीपीएम को वहां लाए। देखिए जी अब करें, वो जीत रहा है। अब देखिएगा, वो कहते हैं कि हम वहां चूरू की बात करें, वहां मोरिया बोल गया, तो आपका मोरिया बोला नहीं बोला, यहाँ पर सीकर में आपने क्या कर दिया किसी दूसरे का। आप देखिएगा, अब आप बार बार जो चुनौती देने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से गमछा घुमा करके अगर वोट मांगते हैं तो आपकी गंभीरता गई क्या? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा पद होता है। बार बार ये कहा जाता है कि प्रदेश का अध्यक्ष एक नीतिगत निर्णय करता है पार्टी का, केवल गमछे फैलाने से। और कहते हैं लोक देवताओं को कि मैं मगन हो जाता हूं मैं, फिर वो जातिगत आधार पर आ गए कि अब मैं जाट हूं, इसलिए मैं जाट के नेता हूं, जाट के लोक देवताओं के लिए मैं गाने गाता हूं तो मैं मग्न हो जाता हूं। लेकिन श्याम सुंदर जी, राजनीतिक सुचिता किस प्रकार की होनी चाहिए? श्याम सुंदर जी, अब आपको लिए चलता हूं अलवर। हमारे सहयोगी वहां पर जुड़ गए हैं, मुदित, आप बताइए अलवर में क्या स्थिति है? केंद्रीय मंत्री जो है वो चुनाव में है, सामने ललित यादव हैं, 2 यादवों की लड़ाई है यहाँ। अब आप बताएं, क्या कैसी वोटिंग हो रही है और ये लड़ाई कैसी चल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अलवर की अगर स्थिति की बात की जाए तो अलवर में अभी जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकले हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत अभी बहुत ना के बराबर ही देखा जा रहा है। करीब हाईएस्ट अभी तिजारा जो क्षेत्र है जहां से बालकनाथ विधायक है, वहां पर 12 से अधिक प्रतिशत मतदान हो चुका है। और जो मतदान का प्रतिशत है वो अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अभी धूप काफी तेज है। और उसके बाद अगर यहाँ पर मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाता घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं और मतदान का जो प्रतिशत है वो अब लगातार बढ़ने वाला है। और जो स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही जो कैंडिडेट है उनको लेकर के मुकाबला जो है बराबर का देखा जा रहा है। जो कैंडिडेट है वो टक्कर भी यहाँ पर काफी मुकाबले की देखी जा रही है। और जो परसेंटेज बढ़ रहा है, अभी सबसे ज्यादा परसेंटेज तिजारा में क्षेत्र में बढ़ रहा है, जहाँ पर बीजेपी का भी गढ़ माना जाता है तो कांग्रेस का भी गढ़ वो माना जाता है। और वहां पर सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंट अभी बढ़ा है। उसके बाद मुंडावर और जहाँ से ललित यादव जो विधायक है जहाँ से, वहां भी वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। जी मुदित, एक सवाल है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ललित यादव, वो भी विधायक हैं, वहीं पे स्थानीय हैं, वो भी एक विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए हैं। भूपेंद्र यादव का अपना एक अलग कद है, केंद्रीय मंत्री हैं। प्रियंका गांधी ने भी अंत में रोड शो किया है। क्या इन सब का कोई इम्पैक्ट है वोटिंग पे?
जी बिल्कुल, अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो इम्पैक्ट जो है वो इस तरह का पड़ा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर के सभी नेताओं ने अब की बार तैयारी की है कि सभी लोग इस बात पर प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि बीजेपी भी इसी बात को बार बार दोहरा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, और कांग्रेस भी इसी बात को इस बार दोहरा रही है कि वोटिंग ज्यादा हो। तो उसका कहीं ना कहीं फायदा दोनों ही पार्टियों को नजर आ रहा है, और दोनों की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। जहां भूपेंद्र यादव मोदी की गारंटियों पर बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस जो है वो लोकल नेता होने का बात कर रही है कि ललित यादव यहाँ के लोकल है, सही बात। भूपेंद्र यादव बाहर ही है। तो ये दोनों तरफ से जो है प्रयास जो है लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां आपस में अपने आप को दावेदारी की मान। जी जी मुदित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुदित जो है वो अलवर से जानकारी दे रहे थे। श्याम सुंदर जी, लोकल बनाम बाहरी का एक मुद्दा भी है वहां पर अलवर में। ये बात सही है कि जिस प्रकार से अभी भंवर जितेंद्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे 3 बार हो गया, पहली बार नहीं भाजपा ने बाहर का दिया है। इससे पहले चांदनाथ थे, वो भी बाहर के थे, उनके उनके चेले आए, वो भी है। और अब देखिएगा, निश्चित तौर पे भूपेंद्र यादव बाहर के तो हैं। शुरुआती दौर में निश्चित रूप से उनको बहुत स्थिति भी खराब देखने को मिली, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जिस प्रकार से करण सिंह यादव को अपने पक्ष में किया, जिला प्रमुख को अपने पक्ष में किया, जो तोड़फोड़ करके अपनी स्थिति को कुछ मजबूत करने का प्रयास किया, और हाथी को लेकर के बीच में चले गए शिंदे साहब, क्योंकि हाथी वाला भी यहाँ पर प्रभावी ढंग से भूमिका निभा रहा। अब देखिए, पहले जो जो उनके पिता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पिता हरियाणा में, आपकी पंजाब में और राजस्थान में तीनों जगह मंत्री रहे थे। उनकी बहन शिक्षा मंत्री भी थी, तो इसलिए निश्चित रूप से वो काफी मजबूत दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब दौड़ धीमी पड़ गई, और देखिए मैं देख रहा था, आपने कहा प्रियंका गांधी का रोड शो में जिस प्रकार का वातावरण बना, भंवर जितेंद्र साथ में थे, दिख रहे थे वो, और उम्मीदवार भी थे। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार से जुबेर खां, जो कि वहां से विधायक आते हैं रामगढ़ से, जो वहां के विधायक को साथ नहीं लिया, वो देखिएगा राष्ट्रीय मंत्री भी थे, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको धक्का मुक्की हुई, उनको बाहर कर दिया गया। उनकी नाराजगी से मेव जाति में किस प्रकार का माहौल बना, वो तो अब भंवर जितेंद्र ही बता सकते हैं उनको किस कारण से नाराज किया गया। उनकी साफिया है, जो उनकी पत्नी है, देखिए जुबेर खान की पत्नी भी आजकल नाराज है अपने पति से, क्योंकि वो उनको उनका टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया था। तो इस प्रकार से माहौल में परिवर्तन करने में भूपेंद्र यादव बाद में सक्षम हो गए, जिस प्रकार से वहां पर अमित शाह ने जाकर के जो कुछ किया और सारी बातें करी, और जो माहौल अब परिवर्तन, देखिए परिवर्तन होने के बाद भी अगर भंवर जितेंद्र और टीकाराम जूली कहते हैं कि बाहरी है और कुछ हमको यहाँ पर मिला नहीं, जी सर, इस प्रकार हमारा एयरपोर्ट भी चला गया, सब कुछ चला गया, बड़े कांटे की टक्कर तो है यहाँ पर, ये तो दिखने को लग रही है। जरूर। लेकिन हेमंत जी, आपको क्या लगता है? कांटे की टक्कर है, लेकिन केंद्रीय मंत्री है तो निकाल सकता है। बाबा देखिए, अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि सीकर में डोटासरा को अपना वोट सीपीएम को देना पड़ रहा है, तो मैं इसमें 2 बात और जोड़ना चाहता हूं। बांसवाड़ा में तो कांग्रेस को अपील करनी पड़ रही है कि आप हमारे प्रत्याशी को टिकट वोट नहीं दें, बल्कि आप बाप पार्टी को वोट दें। और दूसरा, दिल्ली में इनके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अपना वोट अपनी पार्टी को छोड़ के आप पार्टी को देना पड़ रहा है। तो ये तो अब कांग्रेस के हालात इस तरह के हैं। नहीं तो गठबंधन होता है ना सर, गठबंधन होता है। आप भी गठबंधन करते हैं, यदि बीजेपी गठबंधन करती है तो बिहार में जेडीयू को डालेगी ना सर। बिल्कुल, तो गठबंधन का वो है, तो उस पर डिबेट नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या अलवर की सीट पर केंद्रीय मंत्री होने का फायदा भूपेंद्र यादव को मिलेगा? सर देखिए, निश्चित रूप से मिलेगा। वो भले ही बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन भारी प्रत्याशी भी हैं। भूपेंद्र यादव के सामने ललित यादव का कद बहुत छोटा है, क्योंकि कांग्रेस से वहां पर तार-तार हो रखी है, फूट बहुत ज्यादा है। करण सिंह यादव, बलबीर सिंह छिल्लर जैसे नेताओं को भूपेंद्र यादव ने बीजेपी ज्वाइन करा दी, और करण सिंह यादव ने तो ये कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह पूरी राजनीति को, अलवर की राजनीति को सेंट्रलाइज किए हुए हैं, सारी राजनीति कांग्रेस की फूल बाग से चलती है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। अब हम बात करें बाबा बालकनाथ की, बाबा बालकनाथ वहां पर एडीसी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह यादव की अच्छी यहाँ पर जीत होती है तो उनको राजस्थान मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। इसके अलावा चूंकि भूपेंद्र यादव बहुत पावरफुल मिनिस्टर है, बीजेपी के बड़े रणनीतिकार हैं, और वो भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो जेपी नड्डा की कोर टीम के हैं, अमित शाह की कोर टीम के हैं, बहुत अच्छे बीजेपी की राजस्थान की राजनीति को समझते हैं। तो और दूसरा, अलवर एनसीआर के दायरे में आता है, तो
अलवर के समग्र विकास का सपना भी बीजेपी के द्वारा वहां दिखाया जा रहा है कि अगर भूपेंद्र यादव जैसे यहाँ के सांसद बनेंगे तो अलवर का समग्र विकास होगा। एनसीआर के दायरे में है अलवर और यहाँ के विकास की राहें बिल्कुल खुलती हुई नजर आएगी। इस तरह की बातें भी बीजेपी हो रही। जरूर 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 आपने अब हमने तो चर्चा कर ली है अब इन 2 सीटों की। अब सीधा हम जो है वो नागौर की जी श्याम सुंदर जी कुछ कह रहे हैं आप। कह रहा था भारती जी, बार बार के बालकनाथ कोशिश कर रहे हैं, तो बालकनाथ को फिर झुंझुनू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो झुंझुनू का चुनाव देख रहे हैं, वो तो आए नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब उनको लग रहा था कि भूपेंद्र यादव को चुनाव हराएंगे, इसलिए झुंझुनू भेजा आपको। भारती जी अब इनको स्पष्ट करो, बीजेपी की जो प्रवक्ता बैठे कि वो मेहनत नहीं कर रहे, वो तो हराने की बात कर रहे थे, इसलिए कि अब नागौर की बात कर लेते हैं। नागौर सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। अब ये सीट भी जो है कांग्रेस ने गठबंधन में दी है, और आप दोनों को क्या लगता है? श्याम सुंदर जी नागौर की बात करते हैं पहले। देखिए भारती जी, ये नजारा बिल्कुल चेंज लग रहा है। जो बीजेपी की गोद में बैठ करके चुनाव लड़ रहा था, वो कांग्रेस की गोद में बैठ करके चुनाव लड़ रहा है। और ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस की गोद में थी, आज वो भाजपा की गोद में बैठ के चुनाव लड़ रही, और चुनाव हार भी चुकी है वो फ्यूचर से विधायक का चुनाव हारने के बाद भी उनको टिकट दिया गया है। जिस प्रकार का माहौल देखा, मैं कह सकता हूँ यहाँ रोचक चुनाव है निश्चित तौर पर। जिस प्रकार से कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन समझौते में टिकट दे दिया, और समझौते में इसलिए दिया कि वहां पर देखिएगा जिस प्रकार से रामनिवास गावड़िया कह लें या भाकर कह दें या बाकी के जो लोग हैं, वहां पर कांग्रेस के लोग विधायक थे, पहले तो चुनाव प्रचार में सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। जब देखिएगा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के जो बगावत कर रहे थे, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कराने में हनुमान बेनीवाल ने सफलता प्राप्त की, तो फिर बाद में निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल बनना चाहिए था, बनने का प्रयास हुआ। लेकिन हाँ, ज्योति मिर्धा अगर चुनाव नहीं जीती, 3 बार से चुनाव लगातार हार रही है। और देखिएगा वहां पर जो CR चौधरी चुनाव लड़ते थे, जो प्रत्याशी रहे, मंत्री भी रहे, उनको यहाँ से बेदखल किया गया, दूसरी जगह भेजा गया, जिससे उनका प्रचार में विघ्न पैदा नहीं हो। बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन बीजेपी के लोग भी चुनाव जिताने की जगह हराना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ज्योति मिर्धा अगर आ गई तो फिर हमारा भविष्य तो कभी बनेगा ही नहीं। तो बहुत बड़ा अलग तरह का रोचक चुनाव है। हनुमान बेनीवाल ने निश्चित तौर पर अशोक गहलोत से अपने समझौता करके यहाँ टिकट लेने में कामयाबी हासिल कर ली है। हाँ, रोचक है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठ जाएगा अभी कुछ कहना सफल नहीं हो पा रहा। शाम को 6 बजे तक जब मतदान हो जाने दीजिए, फिर रंगत सामने आ जाएगी किसको किसका शाम का वेट नहीं करते हैं। अभी 11 बजे का परसेंटेज आ गया है। 11 बजे तक 22.51% मतदान हुआ है। आप दोनों मेहमानों का क्या अनुभव, क्या कहता है, ये परसेंटेज कैसा है? हेमंत जी आप बताएं। नहीं, परसेंटेज ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि संतोषजनक है, क्योंकि अभी ये 11 बजे तक का है और 7 बजे चूंकि मतदान शुरू हो गया था। गोयल साहब एक मिनट रोकना चाहता हूँ। हर्षा जो हमारी सहयोगी है वो सचिन पायलट से बातचीत कर रही है, वो दिखाते हैं पहले। Analyzing what they have done, what they have not done. So this 10-year report card is, I think, the biggest issue. To my mind, the promises that have been unkept, that have not been fulfilled, are a real challenge for the BJP. Not to say 300 पार, 400 पार, 500 पार, इन दावों में कोई दम नहीं है. But I think in Rajasthan what they're saying is 25 out of 25. 400 par is par. It is not possible. I can tell you with all humility that the Congress party will win more seats than the BJP. Last time we failed to open our account, but things have changed dramatically. What are the factors you think are favoring you in Rajasthan? I think the last 4 months of the new government the BJP has formed has really left no impression with the people. And 10 years is a long time. They gave all seats to BJP and got nothing in return. Rajasthan has not gained anything by giving all the MPs of Lok Sabha to the BJP. There's a change. Our candidates are better. Our campaign is much more rigorous. Our workers are more enthused. And there's a yearning for change across India and more so in Rajasthan. I think आप जो कह रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि जो भजनलाल सरकार है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी आपको लग रहा है ये लिटमस टेस्ट है, और क्या वो खरे उतर पाएंगे? सरकार को बने सिर्फ 4 महीने हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि सरकार ने 4 महीने के कार्यकाल में ऐसा कुछ काम किया कि लोगों का मन वो जीत सकें। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, हमारी स्कीम्स को रोकने का काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो समीकरण बन रहा है
10 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा, लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस वो बेहतर विकल्प है जो देश में लोगों को साथ सकती है। हम लोगों ने अपनी सरकार में आज जानते हैं नरेगा बनाया, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। बीजेपी ने क्या किया, 3 काले कानून बनाए। सुनो, उन्होंने अग्निवीर लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए। तो जो उनका कार्यकाल है लोग देखेंगे ना, आप 147 सांसदों को निलंबित कर दो, फिर बिल पास करा लो, आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, कांग्रेस के खाते सीज कर दो, ऐसे तो फिर लोग इस बात को कहाँ भूल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की वीकनेस रही कि संगठित तौर से चुनाव नहीं लड़ पाई है, अंदरूनी खींचतान। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कभी कभी काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य ये है कि आज देश को बेहतर विकल्प चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 25 के 25 हमारे कैंडिडेट सबको हम जिताएंगे। आपने कहा था कि हम यहाँ पर खाता खोलेंगे, क्या कांग्रेस खाता खोलेगी? 25 का 25 का क्या आपके सामने चैलेंज है? खाता नहीं खोलेंगे, हम भाजपा से ज्यादा सीट जीतेंगे। ठीक है, तो दैट वाज सचिन पायलट स्पीकिंग टू अस। ही इज गोइंग टू हिट द कैंपेन ट्रेल वेरी सून। लेकिन सचिन पायलट के साथ खास बातचीत, अब वो निकलने वाले हैं चुनाव में, क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान में एक दूसरा फेज भी बाकी है और खासकर उनकी जो सीट है सवाई माधोपुर टोंक, वहां पर वो कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। सो दैट सचिन पायलट फॉर यू फ्रॉम जयपुर विद कैमरा पर्सन सुशील कुमार, हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो हर्षा की ये बातचीत आपने देखा सचिन पायलट से। मैं ये जानना चाह रहा था सबसे पहले तो श्याम सुंदर जी, 11 बजे तक ये जो वोटिंग हुई है, ये करीब करीब 1/3 वोटिंग हो गई है, क्योंकि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था उसके लिहाज से देखें तो ये ठीक ठाक माना जाएगा। ये 2019 में 62.3 हुआ था, अभी तक 22 के करीब हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर शुरुआत में जब पहला देखा था 9:30 बजे तक का देख रहे थे तो वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब लोग बाग घरों से बाहर निकले और मतदान शुरू कर रहे हैं। और मैं देख रहा था गंगानगर में सबसे ज्यादा 27% मतदान बता रहे हैं जो, और देखिएगा चूरू में 24.56 है, और अभी आप बात कर रहे थे अलवर में 24.58 है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से मतदान में परसेंटेज बढ़ रही है। एक खुशहाली का प्रतीक माना जाना चाहिए। ये भी माना जाना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवार और उसके समर्थक अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराने के लिए सब सक्रिय नजर आ रहे हैं। बाकी के लोग भी थे जिस प्रकार से होना चाहिए। तो ये बात है कि ये शुभ संकेत माने जाने चाहिए, जिस प्रकार से बार बार कहा जा रहा था। अनुभव यही कहता है और एक नियम भी यही कहता है कि जब ज्यादा मतदान होता है वो परिवर्तन के लिए होता है, लोग निकलते हैं बाहर हराने के लिए, ऐसा माना जाता है। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जाता है अगर मतदान ज्यादा होता है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम तो डबल इंजन की सरकार है, ज्यादा मतदान होगा तो ज्यादा जीतेंगे। तो देखिए, मोदी जी का जो मैजिक था वो पहले विधानसभा के चुनाव में हम देख चुके हैं, और जयपुर में उन्होंने रोड शो किया था। उसके बाद भी जयपुर में आदर्श नगर से चुनाव नहीं जीत पाए थे, किशनपुर से चुनाव नहीं जीत पाए थे, हवा महल से कितने से चुनाव जीते थे। इसका मतलब है रोड शो भी इतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूं कि जयपुर में जिस प्रकार से अमित शाह करके गए, या अलवर में जिस प्रकार से अमित शाह करके गए, कितना बेनिफिटेबल होगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी, ये तो आपको पता है कि अगर अलवर से अगर भेजने लग गए आप बाहर, जिस तरह से उनको उम्मीदवार को जो बाहर भेजना पड़ रहा है बालकनाथ को, तो क्यों भेजना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि आप ये बात चाहिए कि श्रम मंत्री जी को पता ही नहीं था। कि मैं तो पहले भी कहता था कि चुनाव लड़ सकते हैं अलवर में, जब आपकी मेरी बात होती थी कि अलवर में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इन्होंने अजमेर से की और इनकी बहनें जरूर रहती है यहाँ पर, आते जाते रहे थे। और लेकिन अभी कह रहे थे कि वहां पर देखिएगा कि ईएसआई का बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसको देरी से शुरू कराना पड़ा। और जिस तरह का हालात है, अब वो देखिए भंवर जितेंद्र या टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता है, वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा एयरपोर्ट तो ले गए। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि अब अगर चुनाव लड़ना ही था श्रम मंत्री जी को, तो सक्रिय पहले से हो जाते, बाद में क्यों सक्रिय हुए? इसका निश्चित रूप से चुनावी परिप्रेक्ष्य में असर जाता है, चाहे भले माने नहीं माने। यदि ये करण सिंह यादव को या जिला प्रमुख को अपने पक्ष में नहीं करते तो, और जसवंत यादव क्या चुनाव जिताना चाहेगा क्या इनको? वो चाह रहा है कि अगर श्रम मंत्री जी आगे, अच्छा, हमारे परिवार का तो भविष्य क्या होगा? ठीक है, हेमंत जी एक टिप्पणी, ये जो परसेंटेज को लेकर के आपका क्या कहना है? परसेंटेज ठीक ठाक है, मतलब अच्छा परसेंटेज है ये? नहीं, बिल्कुल मतदान प्रतिशत संतोषजनक है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो सत्ताधारी दल के खिलाफ जाता है, तो मैं अभी इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो बीजेपी प्रयास कर रही है। बीजेपी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो
अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो बूथ तक सक्रिय ही नहीं है, वो तो घर में बैठे हैं, बिल्कुल उदासीन है, निराशा का भाव है कांग्रेस के लोगों में। वो तो टिकटों को वापस कर रहे थे कांग्रेस के लोग तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास बीजेपी खुद कर रही है। तो ऐसा नहीं अच्छी माना बात जा है। सकता कि जी हाँ, अच्छी बात है। वोटिंग परसेंटेज यदि बीजेपी अपने लोगों को निकाल रही है तो जरूर उनके पक्ष में जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो कांग्रेस से या अन्य दलों से सबसे अच्छा होता है। तो यदि बीजेपी अपने वोटरों को निकाल रही है तो वो उनके पक्ष में जा सकता है। मुझे बताया जा रहा है कि चूरू से एक रिपोर्ट आई हमारे पास। चूरू से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, पहले वो सुनाते, फिर चूरू सीट पर अपने दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे। बहुत जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अभी हमने काफी जगह पे, मैं राजगढ़ में गया हूँ, तारनगर तहसील के अंदर हूँ और बुचावस गांव में आया हूँ। एक थोड़ी मशीन में इश्यू था, उसको रिजॉल्व करवाया है। बड़ा जबरदस्त भीड़ है और जो मात्र शक्ति इतनी बड़ी मात्रा में बैठे हुए लोग, मैंने तो ऐसा माहौल इतने सालों की जिंदगी, राजनीतिक जीवन रह लिया हमारा, कभी देखा नहीं। बड़ी खुशी का लहर है और मुझे पूरी उम्मीद है जो हम सोच कर चले थे उससे बेहतरीन रिजल्ट सामने आएगा हमारा। हवा किस ओर बह रही है सर? हवा तो बस सिर्फ कांग्रेस की तरफ। सर लगातार आप अपने भाषणों में कहते रहे कि मेरी नजर है वो मछली की आंख पर है। क्या राजेंद्र राठौड़ के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे राहुल कस्बा चूरू? 100% जी। राजेंद्र राठौड़ जी को काका को बात खत्म होगी। काको तो आप आज 19 तारीख शाम के बाद में टाटा बाय बाय है, कोई इशू नहीं रहेगा। काको तो गए हो। सर एक सवाल और, इस बार चुनौती मिल रही है देवेंद्र झांझड़िया से राहुल कस्बा को, क्यों आसानी से राहुल कस्बा चुनाव जीत जाते हैं, इस बार चुनौती? जी का तो हमें बारे में कुछ बात ही नहीं करी क्योंकि कैंडिडेट। तो ये चूरू से हमारे सहयोगी थे, बात कर रहे थे। लेकिन चूरू का जो चुनाव आप दोनों को बताऊं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है और चूरू के चुनाव में जो है एक तीसरा कोण भी है वहाँ पर, राजेंद्र राठौर, उसको आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हेमंत जी, चूरू का चुनाव बहुत लोगों ने कहा कि टिकट तो देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से राजेंद्र राठौर ही चुनाव लड़ रहे हैं, संचालन सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। नहीं बाबा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चूरू का चुनाव राजेंद्र राठौड़ के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से राहुल कस्बा और राजेंद्र राठौड़ के बीच में अदावत की बात आई थी विधानसभा चुनावों में, उसके बाद से ये लगने लग गया था कि राहुल कस्बा का टिकट यहां से कटेगा। अब चूंकि देवेंद्र झाझड़िया एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं, चूंकि वो ओलंपिक में 2 बार गोल्ड ला चुके हैं, देश और दुनिया में उनका नाम है, और एक ये भी मैसेज जाता है कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है, सत्ता किसी के जेब में नहीं है, सत्ता किसी को भी मिल सकती है, एक सामान्य कार्यकर्ता को मिल सकती है, जैसा बीजेपी ने सीएम भजनलाल को सीएम बनाकर एक संदेश दिया। तो निश्चित रूप से देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। अब राहुल कस्बा और उनके परिवार 6 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि बराबर उनको ही टिकट मिलता रहे। और बीजेपी में तो खासतौर से इस तरह की कोई बात होती नहीं है। बीजेपी तो खुद कार्यकर्ता की भूमिका तय करती है, कार्यकर्ता स्वयं अपनी भूमिका तय नहीं करता। तो इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि राहुल कस्बा की वहां पर जीत होगी। और अगर कांग्रेस वहां पर मजबूत थी तो वो खुद अपना प्रत्याशी उतारते ना। जरूर है, हालांकि जरूर। विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस यहाँ पर मजबूत रही है, फिर भी वो अपना प्रत्याशी उतार नहीं पाए। इस पे बातचीत करेंगे, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि नागौर से हमारे सहयोगी जो है अरुण हर्ष जुड़ गए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत देर से मैं आपसे बात करना चाह रहा था, गर्मी भी बहुत दिख रही है, लेकिन नागौर की राजनीतिक गर्मी के बारे में जरा बता दीजिए। बाबा, मैं बताना चाहूंगा नागौर का जिस तरह से चुनावी मैदान सजा हुआ है। पहले तो मैं एक दृश्य दिखा दूं कि किस तरह से चुटिसरा गांव में हम इस वक्त, और चुटिसरा गांव में आप देखिए जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था करने का बताया गया था, बाकायदा टेंट लगाया हुआ है और लोग छांव में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं हैं, तमाम वो लोग हैं जो आ रहे हैं और वोट देकर जा रहे हैं। और बात करें अगर चुनावी दोनों पार्टियों की, तो जिस तरह से अगर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों के बीच में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है, उसको लेकर कह सकते हैं नागौर में जबरदस्त गर्मी है। भले ही बादल और तूफान जो मौसम परिवर्तन चल रहा है, लेकिन किसके पक्ष में मौसम बदलेगा ये आने वाला 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी यहाँ पर बराबर लगी हुई है। आप देखिए जो है सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। जो लोग सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में जो आए थे, उन्होंने अपनी सेल्फी पॉइंट पे फोटो खींची। लोग अपना मत का प्रयोग करके आ रहे हैं। अरुण जी जानते हैं बाबा कि वो लोग क्या कहेंगे। अरुण जी जी बाबा, देखिए आप पॉलिटिशियन की तरह बात मत कीजिए मुझसे। आप एकदम हम और आप एकदम ईमानदारी से बात करते हैं।
खांटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ज्योति मिर्धा का प्लस पॉइंट क्या है और बेनीवाल का प्लस पॉइंट क्या है? ज्योति मिर्धा का माइनस पॉइंट क्या है, बेनीवाल का माइनस पॉइंट है, मुझे बता दीजिए। मैं ज्योति मिर्धा से 2009 में मिला था जब वो सांसद के चुन के आई थी। ये सारे यंग लड़के उसी समय चुन के आए थे। उनका एक अपना सा गैंग होता था। उसके बाद तो बाकी इतिहास है कि बीजेपी में चली गई, चुनाव लड़ा। एक एक करके बताना शुरू कीजिए, दोनों का प्लस पॉइंट क्या है, हनुमान बेनीवाल का, ज्योति मिर्धा का। देखिए बाबा, अगर प्लस पॉइंट की बात की जाए तो ज्योति मिर्धा जो है इस बार जिस तरह से बीजेपी में है और उसके साथ उनके चाचा का भी साथ मिल रहा है, साथ ही साथ जो है नाथूराम मिर्धा का परिवार जो है नागौर में उनकी एक अलग ही पकड़ है। और मिर्धा परिवार का कहते हैं नागौर में जो वर्चस्व है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हालांकि ये अलग बात है, पिछली बार हनुमान बेनीवाल ने ये तिलिस्म तोड़ा था और इस बार अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उन्होंने गठबंधन के साथ जिस तरह से कांग्रेस से हाथ मिलाया है, हालांकि वो कोई संकेत अच्छे नहीं थे, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि पहले बीजेपी से हाथ मिला, इस बार कांग्रेस से हाथ मिला। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि जो युवाओं की अग्निवीर योजना है उसको लेकर और किसानों को लेकर वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ रहे और किसानों की बात पर और अग्निवीर की बात पर उन्हें युवा सपोर्ट करेंगे। अब देखना यह है कि इन दोनों में कौन किसको सपोर्ट करता है। लेकिन बात मिर्धा परिवार की है तो मिर्धा परिवार का एक अलग वर्चस्व है और हनुमान बेनीवाल का भी एक अलग ऑरा है, जो कह सकते हैं नागौर में देखने को मिल रहा है। हमने जब वोट देने के लिए जो लोग आए थे उनसे जब बातचीत की तो उन लोगों ने दोनों ही के पक्ष में जो व्यूज निकल के आए, उन दोनों ने किसी ने कहा कि हनुमान जो है 24 घंटे खड़ा रहता है, तो किसी ने कहा मिर्धा परिवार के बेटे की बहू है, और ज्योति मिर्धा का भी जो मिर्धा परिवार का जो एक वर्चस्व है। तो दोनों चीजें कह सकते हैं यहाँ देखने को मिल रही है। अब देखना है मतदाता जब अंदर जाके किसको वोट देगा, ये काउंटिंग में जब पता चलेगा। लेकिन दोनों का नागौर में अपना एक तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है। अरुण जी, अब मुझे ये बताइए, यदि मिर्धा परिवार का इतना होल्ड है तो ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव कैसे हार गई? ये सबसे बड़ी बात ये है बाबा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हारने की बात अगर की जाए तो उस समय की परिस्थिति अलग थी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव हारने के बाद में जब अब बीजेपी का जब दामन थाम लिया है तो उसके साथ साथ, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के अंदर भी जो है जो दूसरे दावेदार थे उन्होंने इस बात को लेकर भितरघात की बात जो सामने आ रही थी कि जिस तरह से ज्योति मिर्धा को पार्टी बदल कर आई है और उसको टिकट दे दिया गया है, और बीजेपी के कई दावेदार थे जिन्होंने कई वर्षों से जो पार्टी की सेवा की, तो वो वोटर्स उनके नाराज है। जो बड़े दिग्गज जो जाट नेता है वो उनसे जरूर नाराज है, लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों को मनाने का प्रयास किया। और कह सकते हैं कि कल देर रात तक, सुबह 4 बजे तक आप कह सकते हैं बीजेपी की तमाम जो हाई अथॉरिटीज, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो लगातार इस सीट को लेकर चौकन्नी थी और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करती रही कि सारे पुरानी जो आपकी नाराजगी उसको भुलाइए और आप अपने सब वोटर्स को लेकर जाइए और अपने पक्ष में मतदान करवाइए। मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता कितना मोदी के नाम से वोट देती है या गठबंधन को जो है हनुमान बेनीवाल को वोट देती है। बाबा, एक लास्ट सवाल है, जो बात आपने भीतरघात की कही ना, यही बात मैंने चूरू में भी देखा। जब मैंने लोगों से, आप जैसे वहाँ के लोकल पत्रकारों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि राहुल कस्वार ठीक है, पॉलिटिकल फैमिली है, 30 साल से पिता भी थे, माता भी विधायक रही, लेकिन कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस में उनका भीतरघात होने का खतरा हो सकता है। कृष्णा पुनिया जैसे लोग क्या उनको साथ देंगे खुल के? वही चीज क्या ज्योति मिर्धा के साथ यहां नहीं हो सकता? देखिए बाबा, होने में कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। और इसीलिए लोग आप देखिए जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ के एक दूसरे के हाथ थाम रहे हैं। लेकिन बात अगर नागौर की जाए तो नागौर में जिस तरह से ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का हाथ थामा है, और हाथ थामने के साथ जो पुराने जो बीजेपी के कैडर कार्यकर्ता थे, जो लोग टिकट के दावेदार थे, उनकी जो नाराजगी थी वो शीर्ष नेतृत्व ने मनाने की कोशिश की है। अब ये अलग बात है कि वो खुलकर कितना बाहर आए, लेकिन कह सकते हैं बीजेपी ने जो रणनीति लगातार अमित शाह जिस तरह से कहते हैं बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक हमारे जो कार्यकर्ता है वो वोटर्स को घर से बाहर निकाल कर लाते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए, हालांकि समय की बात की जाए तो करीब 12 बजने को आ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी घरों से आ रहे हैं। हालांकि मौसम में थोड़ा सा नमीपन इसलिए है कि कल से 2 दिन जो मौसम बदला था, बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन ये जो उमस है ये 4 जून को पता चलेगी कि किसका पसीना निकालती है और किसको राहत देती है। बाबा, चलिए, अच्छी बात कही आपने, थोड़ी सी ठंडक है, नरमी है, देखते हैं इस नरमी का फायदा किस कैंडिडेट को मिलता है। अरुण हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है, आपसे बातचीत होने में हमेशा मजा आता है। तो श्याम सुंदर जी, आपने अरुण को भी सुना, और अब आपकी बताइए नागौर के बारे में, आपकी क्या राय है?
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। भारती जी, आज अरुण जी जिस स्पष्टता से बोलते थे, आज क्यों नहीं बोल पाए, मुझे नहीं पता क्या कारण रहे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार का माहौल ज्योति मिर्जा ने कोशिश की और उनके आरएसएस वगैरह सब कुछ लगाने के बाद भी अब नाथूराम मिर्जा की पोती जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, प्रश्न चिन्ह खड़ा करा हुआ है, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव वहां से हारी है। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने चुनाव पहली बार लड़ा नहीं है, वो भी लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने पैसे वाला चुनाव भी लड़ करके दिखाया। अब तो उनके पास कांग्रेस के लोग भी हैं और देखिए, विधायक जीते हुए विधायक काफी हैं। इसलिए स्थिति स्ट्रांग कही जा सकती है। जो बार बार कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर को लेकर के भी आंदोलन किया, जिस प्रकार से बातें आई सामने, लेकिन हाँ, देरी से गठबंधन करने का थोड़ा नुकसान हो सकता है हनुमान बेनीवाल को। लेकिन क्योंकि ज्योति मिर्जा अगर चुनाव जीत गई होती विधानसभा का, तो वर्चस्व ज्यादा जम जाता। और देखिए, उनके भाई हैं मनीष मिर्जा, वो तो हनुमान बेनीवाल के साथ लगे हुए हैं। भले ही उनके चाचा और विजयपाल जो है वो जरूर आए अभी कुछ दिन बाद पहले बीजेपी में, वो कितने सार्थक रूप से चुनाव जीता पाते नहीं जीता पाते अलग बात है। लेकिन बहुत जोर आ रहा है, ज्योति मिर्जा बहुत आसानी से कह दे कि मैं चुनाव जीत करके आ जाऊंगी, क्योंकि गठबंधन में अगर मजबूती थोड़ी बहुत नहीं होती तो कांग्रेस इस तरह की स्थितियां, हनुमान बेनीवाल जो कि अशोक गहलोत को भी जिस प्रकार से बोलते थे या वसुंधरा के खिलाफ जो कुछ बोलते थे, आपने देखा। और हंसी मजाक में तो देखिएगा, इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो कुछ उन्होंने मजाक उड़ाई और जिस तरह की बातें की, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि भाई वो कितने हिम्मतदार है कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर युवा हनुमान बेनीवाल के साथ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये चुनाव बड़ा अलग तरह का है और देश का एक बड़ा चुनाव बन गया है। और बीजेपी की प्रतिष्ठा जरूर तो श्याम बनी जी, हुई है। बीजेपी श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत गोयल साहब 50 सेकंड है मेरे पास। नागौर। अरे देखिए, ठीक है कि ज्योति मिर्जा 2014 का चुनाव हार चुकी है, 2019 का चुनाव हार चुकी है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नागौर से विधानसभा का चुनाव भी वो हार चुकी है। तो एक तो वो सहानुभूति कार्ड खेलना चाहती है और दूसरा उनको मोदी का ही सहारा है। अब अगर हम हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के लोग नहीं लगे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल को शिकायत भी करनी पड़ी और उनको बड़ा आरोप भी ये लगाना पड़ा कि कांग्रेस के लोग या तो घर से निकल नहीं रहे या फिर बीजेपी का वो प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस के 4 एमएलए यहाँ पर हैं, 3 एमएलए उसके साथ नहीं है। एक चौथा एमएलए जो परवत्सर से जाकिर हुसैन है, वो जरूर हनुमान बेनीवाल के साथ लगे हुए हैं। तो हनुमान बेनीवाल एक कद्दावर नेता तो है, चुनाव वो जीते भी हैं, लेकिन उनके साथ कांग्रेस के लोग बिल्कुल भी लगे हुए नहीं है। भीतरघात उनके साथ भी हो रहा है। ये भीतरघात की बात जो है वो कहीं कहीं चूरू में भी सुनाई दी थी और यहाँ नागौर में भी सुनाई दे रही है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। आप दोनों जेंटलमैन का बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर जी आपका और हेमंत गोयल साहब आपका, हमारे तमाम रिपोर्टर जो जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था पहले फेज के वोटिंग में कुछ सीटों का आकलन, जो 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। और वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।